हमारे टीचर अमरजीत सर हैं और हमारे एक और शिक्षक हैं साथ में प्रेजेंट, और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी का जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869, आप लोग जानवर करते होंगे कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। उन्होंने गांधी एक ऐसा हमारे देश के रहे हैं, महात्मा गांधी जी, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। जब गांधी जी उस समय लंदन में बैरिस्टर का पढ़ाई कर रहे थे, लंदन में वकीली पढ़ाई की उन्होंने, वकील से बैरिस्टर बने, और उस समय 1915 में जब हमारे इंडिया में गांधी जी आए तो हमारे जो अंग्रेजी जो शासन था हमारे यहाँ, वो पूरा हिंदुस्तान को ऐसा लूटा हुआ था अंग्रेज़, है ना। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, जानते होंगे आप लोग, नहीं, भारत का सोने का चिड़िया कहा जाता था। और हमारे हिंदुस्तान में शुरू से ही किसी न किसी जो विदेशी आक्रमणकारी है बड़ा बड़ा है, कभी तुर्क आया है, कभी अफ़गान आया है, कभी मुग़ल आया है, तो कभी अंग्रेज़ आया है, अभी भी आता है, अभी भी टेररिस्ट आता है, आतंकवादी आता है, आप लोग सुनते होंगे घटना, है ना। तो महात्मा गांधी का अहम भूमिका 1915 में जब एंट्री हुआ भारत में उनका, तो भारत का दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भूखे नंगे लोग थे, है ना। उस समय जब देखा अंग्रेज़ का ये नीति कि भारत को कैसे लूटा जा रहा है, हमारे हिंदुस्तानी लोगों को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, बेसहाय को के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये सब देखा नहीं गया। और हमारे इंडिया के जितने भी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग थे उनको समझाया गया, उनको साथ लाया गया कि देखिए इस अंग्रेज़ को किसी भी तरह हमारे इंडिया से हटाना है, उसको भगाना है ना। तो उन्होंने, और हिंसा के मार्ग पर चल के थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप हिंसा कैसे करवा सकते हैं और हिंसा करने के लिए कितने लोग तैयार होंगे। इसका एक ही मार्ग था, सत्य और अहिंसा। वहाँ पे आप हिंसा नहीं कीजिए, आप सत्य बोलिए और बिना मार पीट का, है ना, किसी भी तरह आप अंग्रेज़ को भगाइए, है ना। एक तरफ थे हमारे हिंसा क्या बोलते, भगत सिंह जो थे गरम दल के नेता थे, है ना, बर्दाश्त नहीं करते थे। युवा थे ना, क्योंकि युवा में वो गर्मी होता है, जोश होता है, उत्साह होता है ना, वो देखा नहीं जाता था भगत सिंह को। जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय मात्र 13 साल के थे हमारे भगत सिंह जी, है ना। उस समय मात्र 13 साल के थे भगत सिंह। और जब देखा जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने चारों तरफ से हमारे हिंदुस्तानी लोगों को घेरकर और अंग्रेज़ों द्वारा हज़ारों लाखों युवा को, वहाँ पे जितने भी किसान मजदूर थे, सब पे लगातार गोलियां बरसाई गई, जिसमें हज़ारों के हज़ारों लोग मारे गए हमारे जालियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना। ये सब देखा नहीं गया भगत सिंह को। तो इधर जो थे पूरा गरम दल के नेता थे, है ना, हमारे भगत सिंह जी, उनका भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम भूमिका रहा है देश को आज़ाद कराने में, है ना। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, उनका भी अहम भूमिका रहा है ना। और अनेक क्रांतिकारी हमारे नेता थे, वीर कुंवर सिंह भी बिहार से थे हमारे, इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। और महात्मा गांधी का इनमें भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहा है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर देश को आज़ाद करवाने। जब महात्मा गांधी हमारे भारत में आए तो अंग्रेज़ को लगा कि अरे ये कौन आ गए। एक देखिए, उस समय बैरिस्टर बन के आए हुए थे, अभी के ज़माना में टाई उई लगाकर एकदम कोट उट लगा के एकदम वकीली करते कोई भी कोर्ट में, लेकिन उस समय उन्होंने एक धोती पहना। क्या पहना, देखे होंगे आप लोग फोटो, एक धोती में फोटो है उनका। क्यों, उन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तान के लोग इसी टाइप के हैं, देखिए हमने धोती पहना हुआ है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को अंग्रेज़ इतना लूटा, हम पढ़े तो क्या हुआ, लेकिन हम जो ज़मीनी बात है उसको जानते हैं। इस बातों को उन्होंने जाना और अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाया, लोगों को जागृत किया कि देखो तुमको कैसे लूटा जा रहा है ना। तो 1915 से स्टार्ट किया, है ना। और उन्होंने 1922 में एक चोरा चोरी कांड हो गया, जिसमें पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, है ना, जिसमें महात्मा गांधी को 6 साल की सज़ा हो गई। 6 साल में उनको 2 ही साल में माफ़ कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा, है ना, रखा नहीं गया। 2 साल में उसको रिहा कर दिया गया, है ना। और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया और लास्ट में 1942 ईस्वी में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन लगाकर महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ को भगाने का प्रयास किया और उन्होंने अंततः 1947 में आज़ादी दिला दी। ठीक है, इतना ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दें। जय हिंद।
जानने का प्रयास करते हैं गांधी के बारे में। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, और मैं जो भी बताऊँगा ना, पढ़ा है मैंने, ठीक है, गांधी के बारे में। मैंने सुना नहीं है कहीं पे, मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाना नहीं है इसके बारे में कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई ज्ञान दे दिया, हम वो ज्ञान सुने और यहाँ आकर के बोलने लगे। एक शिक्षक का ये काम नहीं होता है। एक शिक्षक का काम है कि आप जो बोल रहे हैं तर्क के साथ बोलिए, रिसर्च करके बोलिए। आपके मुंह से जितनी बातें निकल रही है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आप हवा में कुछ भी नहीं फेंक सकते हैं। उसके लिए एक अलग कैटेगरी लोगों का बना हुआ है जो फेसबुक पर ज्ञान देता हुआ मिलेगा, ठीक है। हम लोग फेसबुक पे ज्ञान नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग ज्ञान देने का पैसा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम गांधी के बारे में बोल रहे हैं, उसके बदले में आप लोगों से पैसा ले रहे हैं हम। लेकिन कुछ लोग फेसबुक पर भी बोलते हैं गांधी जी के बारे में, उल्टा पुल्टा जो मन में आया बोल दिया। वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं इसलिए है क्योंकि वो पैसा नहीं लेते हैं। और वहाँ पे आज़ादी है किसी को कुछ भी बोलने का, यहाँ पे किसी को कुछ भी बोलने का आज़ादी नहीं है। यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, उनको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं तर्क के साथ बोलना है। हम जो बोल रहे हैं उस बात में दम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट को कुछ भी सिखा देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी सिखा रहे हैं तो समझ लो कि हम इंडिया का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी बोलेंगे पढ़ लिख करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आ गए यहीं खड़ा हो गए हैं। काफ़ी लोगों को लगता है ना कि टीचर का मतलब क्या होता है, जिससे ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ करके टीचिंग करने लगा। अंडू फंडू आदमी समझता है लोग। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे जो लोग हैं, अगर उसको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कुछ बोल रहा है, तो मैं उनको यही बोलने जा रहा हूँ कि भाई देख मैं जो बोल रहा हूँ ना, ठीक है, वो तर्क के साथ बोल रहा हूँ। लिखा हुआ है कहीं ना कहीं किताब पर, मिलेगा कहीं ना कहीं पर। मैं जो बोलूँगा अगर वो लगे गलत, नहीं ये बंदा गलत बोल रहा है, तो उसको गूगल करना, बुक पढ़ना। महात्मा गांधी का जो ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, गोडसे का जो बुक है, पढ़ना उसको कभी आराम से। किसको फुर्सत है इतना किताब पढ़ने का? और जब तक तुम्हारे पास किताब पढ़ने की क्षमता नहीं है और तुम्हें जानना चाहते हो, तुमको मालूम है कि हमको गांधी के बारे में जानना है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन तुमको किताब पढ़ने का क्षमता तो है नहीं 2 घंटा घर पे, तो क्या करोगे वहाँ पे? तुम सहारा लोगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं। आज गांधी जयंती है, देखना बहुत सारे लोग गांधी जी की मूर्ति को तोड़ देंगे, बहुत सारे लोग गांधी जी की मूर्ति पर जूता चप्पल चढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गांधी की मूर्ति को तोड़ देंगे। उनका कहना है कि हम नहीं मानते गांधी को, वो एक अच्छा इंसान नहीं था। और आप उनका तर्क सुनो तो अनेकों तर्क मिलते हैं। गांधी से दिक्कत मुझे भी है, देखो गांधी से दिक्कत मुझे भी है कुछ हद तक। अभी हम बोले साइंस स्टूडेंट हो आप लोग, मैं भी साइंस पढ़ाने वाला हूँ, खास करके केमिस्ट्री। तो मुझे मालूम है ना कि इस दुनिया में 100% प्योर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि गांधी 2-2 लड़की के साथ घूमता था, ठीक है ना, तुम हमेशा एक इंसान का निगेटिव पॉइंट काहे बार बार निकाल रहे हो? गांधी जी ने उसके अलावा और भी बहुत अच्छा अच्छा काम तो किया, तुम बार बार उसी निगेटिव पॉइंट पे क्यों जाए जा रहे हो? गांधी जी हमेशा मुसलमान का साथ देते थे, तुमको मालूम है कि ऐसा वो क्यों करते थे? गांधी जी ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया, वो हिंसा नहीं करवाए, उन्होंने अहिंसा का साथ क्यों लिया? अगर हिंसा करवाते तो देश तुरंत आज़ाद हो जाता। ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अभी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि उस टाइम पर 100 भगत सिंह आ जाता तो तुरंत देश आज़ाद हो जाता। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था उस समय पर, हम अभी के हिसाब से सोच रहे हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, गांधी गलत है। उस टाइम पर उनके पास जितना दिमाग था, उस समय पर जितना उसका बुद्धि काम किया, उतना उन्होंने किया। अगर तुम्हारे पास उससे ज़्यादा दिमाग है तो तुम उससे ज़्यादा करो ना। इंडिया को आज़ाद कराना था लेकिन आज़ाद कराने से पहले इंडिया के लोगों को यह बताना ज़्यादा जरूरी था कि भाई तुम गुलाम बने क्यों। देश को आज़ाद कराना है, ठीक है, आज़ाद करा देंगे, लेकिन आज़ाद लोग तब होगा ना जब वो ये समझ पाए कि हम गुलाम बने क्यों हैं। और महात्मा गांधी का मैक्सिमम प्रयास यही रहा कि हम किसी तरीके से देश के लोगों को ये समझा दे कि आप गुलाम बने क्यों, और जब आप ये समझ जाएंगे कि आप गुलाम बने क्यों, आज़ाद हम हो ही जाएंगे। लेकिन ये लोग समझेगा कब? गांधी के बारे में जो इतना लोग क्रिटिसाइज करते हैं गांधी को,
कुछ भी बोले जा रहे, उसका रीज़न क्या है? देख लो, जैसे मान लो आप फिजिक्स पढ़ते हो, अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझ में नहीं आया, आपको ये समझ ही नहीं आया कि एक्शन रिएक्शन बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऐसा क्या मतलब है? अगर मान लो कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं समझ पा रहे हो, तो उस नियम के आधार पर चलने वाली मशीन को आप कैसे समझ पाओगे? थोड़ा सा इमेजिन करो, जिसको न्यूटन का तीसरा नियम समझ में नहीं आएगा, उसको रॉकेट कैसे काम करता है समझ में आएगा? उसको बंदूक कैसे काम करता है समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी तरीके से गांधी जी चलते थे सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, वो चलते थे राम के रास्ते पर। आप सभी को मालूम है ना, महात्मा गांधी राम के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि मरते समय भी उनके मुंह से यही निकला था, हे राम। तो गांधी जी राम के बहुत बड़े भक्त थे और वो राम के रास्ते पे चलते थे। तो तुमको राम का फंडा समझ में आता है? पहले तुम क्या जानते हो राम के बारे में? कुछ नहीं, तुमको कुछ मालूम नहीं है राम के बारे में। तुमको राम का सिद्धांत ही नहीं मालूम है, तुमको थ्योरी ऑफ राम मालूम नहीं है। तो तुम उस इंसान को कैसे समझ पाओगे जो राम के थ्योरी पे चलता है? ये तो यही बात हो गई ना, तुमको थर्ड लॉ नहीं मालूम है न्यूटन का, तो उस पर चलने वाले मशीन के बारे में तुम कैसे समझ पाओगे? उसी तरीके से तुमको राम का थ्योरी मालूम नहीं है, राम के सिद्धांत और कृष्ण के सिद्धांत में तुमको अंतर मालूम नहीं है, तुमको राम का सिद्धांत ही मालूम नहीं है। तो जो इंसान राम के सिद्धांत पे चल रहा है, तुम उस इंसान को कैसे समझ पाओगे? तुम गांधी को समझ पाओ, तुम राम के रास्ते पे चलने वालों को समझ पाओ, इससे पहले तुमको राम को समझना पड़ेगा ना, इससे पहले तुमको राम के सिद्धांत को समझना पड़ेगा ना। तो तुम सबसे पहले वो समझो ना, गांधी जी बात करते हैं अहिंसा का, तो तुम सबसे पहले अहिंसा का मतलब समझते हो? तुमको मालूम है गांधी जी ने जिस अहिंसा का बात किया, वो अहिंसा क्या है? मुझे याद है, मैंने पढ़ा था एक बार मुसलमान लीग ने हिंदू पर डायरेक्ट हमला कर दिया, डायरेक्ट बहुत हिंदू को मारा गया, अंधाधुंध मारा, मुसलमान लोग बहुत मारा हिंदू को, सब हिंदू भागने लगे सब हिंदू डर डर के। तो वहां पे गांधी जी पहुंचे, कहा ना ऐसा नहीं होने देंगे, कैसे मार देगा हिंदू को। और वहां पर गांधी जी का स्टेटमेंट था कि मैं देख रहा हूं कि जब भी हिंदू और मुसलमान का लड़ाई होता है तो हिंदू बार बार काहे मार खाता है और हिंदू भाग क्यों जाता है, हिंदू इतना डरपोक क्यों है? ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। और लोग कहते हैं कि वो हमेशा मुसलमान के सपोर्ट में था ना, उनको देश को आज़ाद कराना था, तो उसके लिए उन्होंने कदम उठाया। उनको लगा कि अगर हम मुसलमान का थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हमारा काम आसान बन जाएगा, तो उन्होंने किया। इसमें गलत क्या है? लेकिन वो ये भी तो कह रहा है ना, आपको मालूम है जब महात्मा गांधी मरे थे तो जो जिन्ना था, जिन्ना क्या बोला? जिन्ना अपने इंटरव्यू में बोला कि आज एक कट्टरवादी हिंदू मर गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो जाके गूगल करना, ये जिन्ना का स्टेटमेंट था उस समय, और वो पेपर पे उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था और उसमें जिन्ना बोल रहे हैं गांधी के मरने पर कि आज एक बहुत खतरनाक हिंदू मर गया। और वो मीडिया वाले बोलते अरे सर एक अच्छा इंसान मर गया, ये बोलिए ना, कहना ना एक अच्छा हिंदू मर गया। बताओ जिन्ना ये बात क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे सब लोग तो बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी हमेशा मुसलमानों का साथ देते थे, वो हिंदू का कट्टरवादी विरोधी था, फिर जिन्ना क्यों कह रहा है ऐसा कि एक अच्छा हिंदू मर गया? गांधी ने ये कैसे बोला कि जब मतलब मुसलमान का और हिंदू का लड़ाई होता है तो हिंदू बार बार भागता है, उसको मारना चाहिए? ये गांधी का स्टेटमेंट है कि अगर तुमको मुसलमान मार रहा है तो तुम मारो ना उसको, तुम भाग क्यों रहे हो? तुम ये सोचो कि तुम भाग क्यों रहे हो, और मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि वो गुंडाई क्यों कर रहा है। गांधी वो इंसान है जो बड़ा दुबला पतला कमजोर आदमी था। गांधी जी इतने बड़े नेता बने तो बचपन से थोड़ी नेता थे, मतलब उसके पास जो भी गुण है या जो भी गुण था, मतलब 1945, 1935, 1930, ये सब का हम कहानी पढ़ते हैं ना गांधी जी के बारे में, इतने सारे आंदोलन किए, तो उनके पास जो गुण था वो गुण उनके पास हमेशा से थोड़ी था। गांधी जी का आप किताब पढ़ो, उनका ऑटोबायोग्राफी, उनमें सब कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में लिख दिया है, मेरिट डिमेरिट सब। वो लंदन गए थे पढ़ने, इंग्लैंड लंदन, वकील की पढ़ाई करने। जब वहाँ से वो पढ़ के आए तो एक क्लाइंट इनके पास आए और उनका कोई मामला था, तो इनको दिए कि भाई तुम केस लड़ो। तो महात्मा गांधी उनके केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जान करके आपको ये हैरानी होगी कि जब महात्मा गांधी कोर्ट में गए तो उनको जज के सामने बोलने नहीं हुआ। अब समझो कि उसका पब्लिक स्पीकिंग कितना था, पब्लिक स्पीकिंग स्किल जीरो था, जीरो था उनका स्किल। वो जज के सामने नहीं बोल पाए। जब वो लंदन में रहते थे तो
वेजिटेरियन थे ये महात्मा गांधी। हालांकि उससे पहले ये दारू वारू पीते थे, ठीक है, संगत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मांस वांस कई बार खाए। लेकिन जब ये लंदन गए तो इनकी माँ इनको वादा करवाई थी कि तुम हमसे वादा करो कि तुम लंदन में मांस उस नहीं खाओगे, किसी पराई लड़की की तरफ नहीं देखोगे, ये सब ठीक है, कुछ वादा था महात्मा गांधी का। तो वहाँ पे लंदन में ये सब उन्होंने नहीं करा। तो वहाँ पे लंदन में एक सोसाइटी था जिसमें सिर्फ शाकाहारी लोग रहते थे, और उस सोसाइटी का इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, लीडर, कि आप इस सोसाइटी का लीडर है। और वहाँ पर भी इनको बोलने में बड़ा दिक्कत होता था, मतलब पब्लिक स्पीकिंग स्किल जीरो था। ये बड़ा कमज़ोर टाइप का आदमी था, दुबला पतला, ठीक है। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ, यहाँ से सीखने योग्य क्या है? यहाँ से सीखने योग्य यह है कि जो लोग इतने महान होते हैं वो एक्चुअली में हमेशा से महान नहीं होते हैं। मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी इतने महान बने तो वो पैदाइशी महान नहीं थे, वो बाद में जाके महान बने। उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाया, तब जाकर के वो महान बने। अभी मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, साइकिल पे चढ़ता है, किसी का कोई सब्जी बेचता होगा बाजार में, कोई खेत में काम करता होगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी में वो उससे आगे कभी नहीं बढ़ेगा। गांधी जी भी का वही औकात था, सिंपल सा आदमी था, एक साधारण सा। कितने बड़े आदमी बन गए, एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े आदमी बने। तो जो काबिल होते हैं वो सब दिन से काबिल नहीं होते हैं, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं तब जा करके। तो ये थे महात्मा गांधी। हम उनसे सीखने योग्य बात की बात कर रहे हैं। अब वो कितनी लड़की के साथ घूमते थे, हमको उससे क्या मतलब है? वो कितनी बार दारू पिया, हमको उससे क्या मतलब है? वो कितनी बार मांस खा, ये सब क्या है? मतलब थोड़ा सा तो इज्जत दे दो, थोड़ा सा। इतना क्रिटिसाइज, मूर्ति तोड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जूता चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा इज्जत दे दो। गांधी के बारे में तुम जानने का थोड़ा सा प्रयास करो कि एक्चुअली में गांधी कौन थे, और इसके लिए तुम्हारे पास पढ़ने का क्षमता होना चाहिए। ऐसे हवा में उड़ती हुई बातों को कैच करने से मूर्खता बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। किसी किसी इंसान को ये लग जाता है कि हम बहुत जानते हैं, 2-4 मैसेज व्हाट्सएप में पढ़ लिया, 2-4 वीडियो देख लिया, रील्स का ज़माना चलता है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, ये सुन रहा है, इसको लगता है कि हम बहुत जानते हैं। तुम कुछ नहीं जानते हो। अभी तुमको 10 लड़के और 10 लड़के का नाम कहेंगे लिखने के लिए, तो उसमें से 8 लोगों का नाम गलती लिखेगा, और वो भी गांधी को गाली दे देता है। थोड़ा सा जानो उनके बारे में, गांधी के बारे में। अब तुम सोचो ना, जो बंदा लंदन पढ़ने जा रहा है, लंदन, अभी भी किसी का औकात नहीं है लंदन पढ़ने का। अभी हम सहारघाट का बात करें तो यहाँ कितने का औकात है कि वो अपना बेटे को लंदन पढ़ा सकता है? कितने का? इस एरिया का अगर हम बात करें तो कितने का इतना औकात है कि वो लंदन में जाकर के अपने बेटे को पढ़ा दे? कितनों का? और उस टाइम पर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लगभग 1900 ईस्वी के आसपास का, वो लंदन पढ़ने जा रहा है बंदा, और लंदन से पढ़ के आया, अच्छा खासा वकीली करता, अपना खूब पैसा वैसा कमाता। क्या जरूरी था उसको ये नंगा पंगा घूमने का? वो जब यहाँ पर आए तो कोई छवि नहीं था उनका, नो इमेज, कोई इमेज नहीं था। हाँ, थोड़ा साउथ अफ्रीका में थोड़ा बहुत था उस टाइम पर, लेकिन यहाँ पर इंडिया में तो उसको कोई जानता भी नहीं था। वो आए, उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा ना हम लड़ेंगे। फिर उनको ख्याल आया कि यहाँ तो सब गरीब टाइप के लोग हैं, किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं है, कोई गंजी पहन रहा है तो भी गंदा गंजी पहन रहा है, फटा चिटा धोती पहन के लोग घूम रहा है, और हम वहाँ पर उसका नेता बनने जा रहे हैं और हम एकदम कोट उट पहन के जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना कोट उट उतारा, कहा ना आज के बाद कपड़ा वपड़ा नहीं पहनना है, और उन्होंने अपनाया धोती अपनाया उन्होंने, ताकि वो दिख सके कि भाई हम भी गरीब हैं और हम गरीब का साथ ले रहे हैं। अब तुम सोचो, यहाँ पे लोग दरभंगा से पढ़ के आ जाता है, मधुबनी से पढ़ के आ जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे जैसा विद्वान कौन है। तो लंदन से पढ़ के आया, वकील का पढ़ाए, जो एकदम कोट उट पहन के अंग्रेज जैसे घूम सकता था, अंग्रेज का थोड़ा तलवा चाटता तो खूब पैसा वाला हो जाता। गाँव में देखो ना, जो अंग्रेज का तलवा चाटता था उसके पास बीघा का बीघा जमीन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये वो गांधी है जिन्होंने अपने जिंदगी का सब सुख त्याग करके उन्होंने गरीब के लिए लड़ना उचित समझा, और वो लड़ने लगे। अब लोग कहते हैं कि वो महात्मा नहीं थे, हम उनको महात्मा नहीं मानते हैं, वो लड़की के साथ घूमते थे। तो तुमको क्या कहना रहा है? मतलब गांधी जी खुद बोले थे तुम हमको महात्मा मानो, मैं बोल रहा हूँ चल मैं हूँ महात्मा दुर्गानंद। मतलब ऐसा, मतलब सोचो थोड़ा सा कि कोई आदमी खुद से बोले मैं महात्मा हूं। अब वहां पे अब क्या करे, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया,
इंडिया के लोगों को बहुत पसंद आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को पसंद आए, उन्होंने कह दिया महात्मा। अब वो बापू जी भी खुद को ही कह रहा है कि मैं बापू हूं तुम सबका, मैं हूं बापू, तुम सबका बापू हूं मैं, वो भी खुद से कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को अच्छा लगा, उन्होंने कहा बापू जी, बापू कह दिया उन्होंने। तो तुम उनको बापू नहीं कहो, इसमें क्या जाता है? तुम उसको महात्मा नहीं कहो तो नहीं कहना है तो नहीं कहो। अब ये बात क्रिटिसाइज करने, ये क्या मुद्दा हुआ? क्यों महात्मा नहीं था, हम उसको महात्मा नहीं मानते हैं? तुम उसके लिए मूर्ति तोड़ दोगे? मत मानो ना महात्मा। उनसे जो सीखने योग्य बात है, जब 1919 में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन, होश उड़ा दिया, होश, अंग्रेज का होश उड़ा दिया उस टाइम पर। अंग्रेज मुंह खोल के देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है इंडिया में? ये दुबला पतला बूढ़ा लाठी लेके चल रहा है, धोती उती पहना है, फटा चिटा कपड़ा, और ये हिला दिया पूरे अंग्रेजी सिस्टम को। ये उन्होंने किया ना दांडी यात्रा, दांडी यात्रा किया ना, कितना पैदल चले, कितना पैदल, उसके साथ बहुत लोग चले, 250 किलोमीटर, ठीक है। अब सोचो कितना दूरी है, उसके साथ बहुत जवान लोग चले कि हाँ गांधी जी हम भी चलेंगे, 2 किलोमीटर चले। हमसे नहीं होगा भैया, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मेरी बीवी रो रही होगी, मेरे बिना रह नहीं सकती है, हम जा रहे हैं। अच्छा, अभी था ना ये पिछले साल टीचर्स डे में, यही है ना सारघाट में एक इंग्लिश क्लास वाला ऑर्केस्ट्रा नचवा दिया, वहाँ पे आए बहुत 30 मार खान से आंदोलन करने। हैं टीचरों का ऑर्केस्ट्रा करवाएगा? ना ना, बंद होना चाहिए संस्था, आंदोलन करेंगे हम। 2-4 लोग गाली दिया, भाग गया सब, धक्का मार के निकाल दिया आंदोलनकारी। आंदोलन करेगा बेहुदा, तुमसे आंदोलन होगा, और तुमसे ये एक आंदोलन छोटा सा नहीं हो रहा है, तुम गाली दोगे गांधी को, तुम्हारा इतना औकात। ब्रिटेन, ऐसा कहा जाता है कि उसके समय में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ब्रिटेन जिसके समय में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनके खिलाफ आवाज उठाना। तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारे गांव का मुखिया बेईमानी कर रहा है, रोड का पैसा उठा रहा है, तुम्हारे पास इतना औकात है कि तुम उसका आंदोलन करो, तुम विरोध करो तो मुखिया का? तुमको लग रहा है ना कि पुलिस स्टेशन में जब तक पुलिस पैसा नहीं लेता है, जब तक वो किसी का काम नहीं करता है, तुम्हारे पास इतना औकात है कि तुम उसका विरोध कर सकता है? तुम करो तो होगा नहीं। तुम बहुत नौजवान है ना, तुम भगत सिंह का एकदम भक्त है, भगत सिंह का भक्त मैं भी हूं, लेकिन तुमको लगता है ना कि भगत सिंह ही हमेशा सही है, तो आओ तुम हमको एक बोल के दिखाओ, तुम एक पुलिस के खिलाफ बोल के दिखाओ। तुमको लगता है कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, वो छोटा मोटा आंदोलन, तुम हमको एक छोटा मोटा आंदोलन करके दिखाओ। आज से कुछ दिन पहले ना एक कुछ स्टूडेंट आंदोलन किया था, पुलिस वाला दौड़ा दौड़ा के मारा उसको, घर में घुसा घुसा के, विद्यार्थी डर के मारे कहते हाँ सर 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 हम नहीं गए थे आंदोलन में, सर हम तो प्याज खरीदने गए थे, सर हम तो आलू खरीदने गए थे, सर हम तो अपनी वाइफ के लिए डेयरी मिल्क लाने गए थे, हम आंदोलन में नहीं गए थे। और यही वो लोग हैं जो गांधी को गाली देते हैं। तुमसे होगा? 250 किलोमीटर छोड़ो, तुमसे 5 किलोमीटर पैदल चलने होगा आंदोलन में, हैं? तो हम उनसे ये बात क्यों नहीं सीख रहे हैं कि उनके अंदर क्वालिटी क्या थी? हम बार बार ये बात क्यों फोकस करते हैं कि वो महात्मा नहीं था, हम उनको बापू नहीं मानते, हम उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? तो मत मानो ना यार, कह कौन रहा है तुमको मानने के लिए? और उन्होंने भी कौन सा कहा था कि तुम हमको राष्ट्रपिता बोल दो? उन्होंने खुद से राष्ट्रपिता बोल दिया खुद को। गांधी वो इंसान है जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है मरने के बाद। सोचो ना, अंग्रेज का विरोध करना कितना, अंग्रेज का बोलता नहीं था कोई। तुम लोग अपने घर में दादाजी से पूछना अगर जिंदा हो तो, जब अंग्रेज का पुलिस आता था ना, अंग्रेज का पुलिस जब आता था ना, तो सब लोग घर में घुस जाता था डरे। तुम लोग को मालूम होगा पहले महिला सब अथी कराती थी, हाथ उस पर निशान सब बनवाती थी, क्या बोलते गोदना गोदाना, अभी टैटू बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड भाषा में। तो महिला सब ये सब मुंह कान सब पे बनाती थी। क्या है, अंग्रेज को जो लड़की सुंदर लगा उठा के ले जाता था उसको, तो मुंह कान सब पे टैटू बनवा लेते थे कि हम सुंदर नहीं लगेंगे। अंग्रेज का एक सिंपल पुलिस सिपाही आता था, सब लोग घर में घुस गया, केवारी वारी लगा लिया कि कहीं मारे नहीं। अब सोचो, एक पुलिस से डरने वाला इंडिया, उस समय में पूरा ब्रिटेन शासन के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल काम था। देखो, किसी को गोली मारना बहुत आसान काम है, किसी को मार देना बहुत आसान काम है, किसी का विरोध करना बड़ा मुश्किल काम है।
वो भी अंग्रेज का विरोध करना, वो भी उस जमाने में। अंग्रेज का पावर जानते हो, आज जितना इंडिया का अंग्रेज उसका पावर है ना, अमेरिका का, आज अमेरिका का जितना पावर है उससे 10 गुना ज्यादा पावर उस टाइम ब्रिटेन का था। और अभी जितना इंडिया का पावर है ना, इससे 10 गुना कम पावर उस टाइम इंडिया का था। अब सोचो, तब ब्रिटेन को कहा जाता था ना ग्रेट ब्रिटेन, क्यों? मैक्सिमम, दुनिया का जो मैक्सिमम देश था उसको ये उन्होंने गुलाम बना के रखा था। अब सोचो कि जो मैक्सिमम देशों को गुलाम बना के रखा है उसके विरोध में हम खड़े हो रहे हैं, और वो भी अंग्रेज घबरा रहा है कि ये बूढ़ा कौन है, इन्होंने पूरा सिस्टम हिला दिया यार, कौन है ये? एक आंदोलन किया, पूरा सिस्टम हिला दिया। ये था, ठीक है। अब कभी कभी ये भी बात होता है कि मतलब महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा लोग नफरत क्यों करते हैं? महात्मा गांधी से लोग 2 कारणों से नफरत करते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। एक वही जो पाकिस्तान को दे दिया 45 करोड़, ठीक है, वो एक मामला था। तो हालांकि 45 करोड़ तो पाकिस्तान का ही था, टेक्निकली अगर हम बात करें तो था उनका ही था, तो दे दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन गोडसे को यही बात बुरा लग गया कि जब पटेल जी ले आए थे 45 करोड़ वापस, तो फिर तो दोबारा कह दिया, इसलिए हम गोली मार दी है। गोडसे गोली मार दिया सिर्फ 45 करोड़ के लिए। तुमसे एक अंग्रेज मारा आज तक? गोडसे से पूछो कि तुमने आज तक किसी अंग्रेज को एक थप्पड़ मारा? तुमने आज तक कभी आवाज उठाया अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाया? और तुमको आज 45 करोड़ से बड़ा बुरा लग रहा है? तुम्हारे अंदर इतना ही देशभक्ति था तो तुम अंग्रेज को मारता। तो वो तो नहीं किया, गांधी को मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा ना, 45 करोड़। और एक जो रीजन, मतलब कुछ लोग, ये जो तुम्हारा था ना ये असहयोग आंदोलन, तो 1922 ईस्वी में वो चोरा चोरी कांड हो गया, लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिए, पुलिस वाले को खूब मारा काटा, तो महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हम अहिंसा के बदौलत ये आंदोलन कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों का मतलब बड़ा मूड खसका गया यार, एकदम हम जोश में थे, एकदम फाड़ देते, चीड़ देते अभी, तो वो आंदोलन बंद कर रहा है। मतलब वहाँ पे ना जोश एकदम हाई लेवल का था उस समय पर, लेकिन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, क्या आंदोलन नहीं होगा, हम सत्य अहिंसा की बात किए थे ना, तो तुम्हारे रिपीट क्या कर रहा है? तो वहाँ पे जो अहिंसा है, महात्मा गांधी बार बार अहिंसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम बाहर के लोगों को नहीं मारो। देखो, हम लोग इतना सस्ता डेफिनेशन जानते हैं ना किसी चीज़ का कि हम उसके अंदर का बात समझ नहीं पाते हैं। हम हिंसा और अहिंसा का क्या मतलब समझते हैं, और हमको बार बार हिंसा का यही मतलब समझाया जाता है। हिंसा, किसी को मारो, हिंसा नहीं मारो, अहिंसा। महात्मा गांधी उस अहिंसा का बात नहीं कर रहे हैं कि तुमको कोई एक थप्पड़ मार रहे हैं तो दूसरा गाल निकाल के दे दो, वो उस अहिंसा का बात नहीं कर रहे हैं। अहिंसा कहने का उनका मतलब है कि तुम बाहर के लोगों को मारो, इससे पहले एक दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। हम बाहर में लोगों से लड़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? उससे पहले कुछ हमारे अंदर हो रहा होता है, वो हमें प्रेरित करता है कि तुम बाहर के लोगों को मारो मारो मारो। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि तुम पहले अपने अंदर का जो दुश्मन है उसको मारो, और जब तुम अपने अंदर के दुश्मन पर विजय पालोगे ना, तो तुमको बाहर अपने आप लड़ाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही होता है अहिंसा। तो अहिंसा का यह मतलब नहीं है कि तुम बाहर के लोगों को मत मारो। अहिंसा का यह मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ है तुम उसको मार दो, और उसके मारने के बाद अगर तुमको बाहर के लोगों को मारना पड़ रहा है तो उसको मारो, नहीं मारना पड़ रहा है तो नहीं मारो। गीता है ना, महात्मा गांधी क्या कहते थे? गीता मेरी माँ है। अब तो सोचो पूरा गीता में तो मारी पीट चलता है ना, फिर भी महात्मा गांधी को अहिंसा से प्रेम कैसे हो गया? नहीं, तुम सोचो थोड़ा सा कि हम भर दिन अगर भोजपुरी फिल्म देखेंगे तो हमको हॉलीवुड वाला ज्ञान होगा, हमको भोजपुरी वाला ज्ञान होगा ना। तो महात्मा गांधी गीता बहुत पढ़ते थे, गीता का भक्त, परम भक्त, कहते थे गीता मेरी माँ है। तो वो इंसान पूरा मायरे पीट पढ़ा जब, तो फिर वो अहिंसा का पुजारी कैसे हो गए? क्योंकि एक अगर नॉर्मल बंदे को बोलो गीता पढ़ने के लिए तो उसको यही लगेगा गीता में कैसा, गीता में खाली मार पीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा गीता अहिंसा ही है, उसको गौर से पढ़ो। जाते हैं ना अर्जुन युद्ध करने, तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं मारपीट करेंगे, मेरे सामने सब अपने हैं, मेरा हिम्मत नहीं काम कर रहा है। तो कृष्ण वहाँ पे क्या समझाते हैं उनको कि देख, तुम बाहर के लोगों को मारो, उससे पहले जो तुम्हारे अंदर जो दुश्मन बैठा हुआ है ना, तुम उसको मारो पहले, यही है अहिंसा। और जब तुम उसको मार दोगे ना तब तुम उसको मारो।
तो अर्जुन ने मारा कौरवों को, वो था अहिंसा। लेकिन बिना कृष्ण का बात सुने अगर अर्जुन डायरेक्ट मार देता उसको, वो था हिंसा। तो अहिंसा का यही मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दुश्मन है पहले उसको मारो। हमारे अंदर हमारा दुश्मन है ना, हम बेवजह परेशान रहते हैं। कोई हमको गाली दे दे, अंदर परेशान रहते हैं कि नहीं हमको गाली दे दिया, इसको मार देंगे हम, इसको गोली मार देंगे हम, ठीक है। तो यही है हमारे अंदर का दुश्मन, इस पर विजय पाना है, इसी का नाम है अहिंसा। और महात्मा गांधी इसी अहिंसा का बात करते हैं। और उस समय पर अहिंसा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था इंडिया में। तुम्हारे घर में दादाजी होंगे, उससे पूछना, ठीक है, उनको पूछना, अच्छा पता करना कि गांव घर में ना लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, वो किसी ज़मींदार का तलवा चाटते थे कि साहब 2 किलो चावल दे दो ना, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तो कहता चल ठीक है, जा मेरा 1 कट्ठा ताम के आ खेत, हम तुमको देते हैं 2 किलो चावल। जाता था, भर दिन खेत में काम करता था, 2 किलो चावल दे ले, जा खिला बच्चे को। अब समझो कि जिस इंसान के पास चावल खाने के लिए नहीं है, जिसके पास 2 टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, तुम उसको कहोगे कि तुम गोली इकट्ठा करो, करेगा? नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी का यही लॉजिक था अहिंसा अपनाने का, क्योंकि उस टाइम पर हिंसा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तुमको लग रहा है ना कि 100 भगत सिंह हो जाता, नहीं, वो हम अभी के हिसाब से सोच रहे हैं, उस टाइम पर नहीं था पॉसिबल 100 भगत सिंह को लाना। भगत सिंह को फांसी हुई तो भगत सिंह के खिलाफ जो वकील केस लड़ा रहा था ना, वो इंडियन ही था, ठीक है। तो सब क्रियाक्रम तो इंडिया का लोग ही कर रहा है। पूरा अंग्रेज का तलवा चाटने के लिए तो बैठा हुआ है इंडिया का आदमी उस समय पर। तो वहाँ पर तुम भगत सिंह को कैसे खोज लोगे? बड़ा मुश्किल था उस टाइम पर लड़ाई झगड़ा करना। और वो अंग्रेज के पास बंदूक, तुम्हारे पास तलवार, वो भी जंग लगा हुआ। तुम हरा दोगे अंग्रेज को? तो वहाँ पर अहिंसा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो अहिंसा अपनाने का जो मेन फंडा था वो यही था। और महात्मा गांधी का जो मेन मकसद था ना, वो ये था कि हम लोगों को ये समझावे कि भाई तुम गुलाम बने क्यों। अभी तुम देख लो, उस टाइम पर गुलाम बनने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या था? जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, यही सब ना। अंग्रेज आया, एक राज्य वाला को मारा, दूसरा वाला खुश हुआ, वाह अच्छा हुआ तुमको मारा। फिर उसको मारने के बाद इसको भी मारा, फिर बगल वाला खुश हुआ कि वाह बहुत अच्छा मार रहा है, बड़ा हीरो बन रहा था। अब फिर उसको भी मारा। ऐसे करते करते तो ये जो मन में भावना था, यूनिटी नहीं था। यूनिटी क्यों नहीं था? वही जातिवाद, धर्मवाद, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, यही सब ना। तो महात्मा गांधी के पास तो सबसे बड़ा जो चुनौती है, देश को आज़ाद कराना सबसे बड़ा चुनौती नहीं था। सबसे बड़ा चुनौती था कि जिस कारण से ये लोगों को गुलाम बनाया गया है ना, वो कारण पहले ये समझे तो, और उसको अभी तुम देखो, अभी कितना इंडिया में हिंदू मुसलमान चलता है ना, बहुत चलता है। और इससे भी खतरनाक कंडीशन था उस समय। यहाँ पर तुम हिंदू को समझाओ, समझने के लिए तैयार नहीं है। तुम मुसलमान को समझाओ, समझने के लिए तैयार नहीं है। उस समय पर समझो कितना बड़ा मुश्किल काम रहा होगा ये। और वैसी परिस्थिति में कुछ नहीं था इंडिया के पास। वैसी परिस्थिति में ब्रिटेन के खिलाफ बात करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब गांधी का कुछ सेक्रीफाइसेस है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हम उसे सीख सकते हैं कुछ। हम फालतू में उनका क्रिटिसाइज क्यों करें? हाँ ये है कुछ जैसे ये एक गाना है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गाना है ना, दे दी हमें आज़ादी। तो देखो, सिर्फ महात्मा गांधी के बदौलत देश आज़ाद नहीं हुआ, ये हम भी मानते हैं। लेकिन किसी एक इंसान के बदौलत देश थोड़ी आज़ाद होता कभी भी। सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता, इंडिया आज़ाद नहीं होता। चाहे वहाँ महात्मा गांधी रहे, चाहे वहाँ भगत सिंह रहे, चाहे वहाँ कोई रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ भी किया उसके बदौलत इंडिया का आज़ादी का जो समय था थोड़ा सा और नज़दीक आ गया। कोई लॉजिक नहीं था। तो हम गांधी का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो अकेले थोड़ी आज़ाद करा दिया, सब हम उसका नोट पर पिक्चर छापेंगे। अरे यार, तो अकेले किसने करा दिया? ठीक है, हम गांधी को छोड़ देते, अकेले किसने करा दिया? भगत सिंह ने अकेले करा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने अकेले करा दिया?
अकेले किससे हुआ? किसी से नहीं ना, सब लोगों ने मिलजुल कर किया ना। तो देखो, मेरा इतना कहने का क्या मतलब है, जो एक इंसान है हम उससे जो सीख सकते हैं तुम उसको सीखो ना। हम उनके निगेटिव पॉइंट पे काहे बार बार जा रहे हैं कि वो ऐसा थे लड़की ले घूमते थे, सब फालतू का बात है। उसके अंदर जो खूबी है उसको पहचानो और उससे कुछ सीखने का प्रयास करो, ठीक है? तो कुछ कुछ समझ में आया गांधी जी के बारे में? तो ऐसे ही लोग तुमको ना बहुत उल्टा पुल्टा सुनाया, गांधी भाई मुसलमान का साथ देते थे। अरे पगला, काहे देते थे मुसलमान का साथ? तुमको मालूम भी है? तुमको मालूम भी है मुसलमान का साथ देने का क्या लॉजिक था? देखो, महात्मा गांधी का एक ही प्लानिंग था उस टाइम पर कि किसी तरीके से इंडिया के लोगों को यूनाइट बनाना है, मतलब सभी को ना एक साथ, क्योंकि हम अंग्रेज को तभी हरा सकते हैं जब हम सारे लोग एक साथ हैं। अब तुम सोचो ना, इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, वहाँ पे कुछ लोग आकर के बाहर से, अब सोचो कि तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में घुस के हम तुमको मार दिए, और तुमको इसीलिए मार दिए क्योंकि तुम्हारे भाई भाई में तुमको पट नहीं रहा है। अब फिर बोला तो फिर मारेंगे। तो तुम मुझे मारने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले भाई भाई में मेल बनाओ, तब तुम मुझको मारना। तो तुम्हारे भाई भाई में मार हो रहा है तो हमको मारेगा? पगला, फिर मारेंगे हम तुमको। तो उस समय पर यही लॉजिक था। जो यहाँ पर जो विभिन्नताएं थी, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम चमार हैं, हम यादव हैं, अभी नहीं देखता है यदुवंशी, कुशवाहा सरकार। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हम कुशवाहा है और हम ऑर्केस्ट्रा में इसीलिए मार कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर यादव वाला गाना बज गया। इसीलिए मार हो जाता है। ये जातिवाद कैसे बढ़ रहा है इतना? ये तो आज़ाद से पहले था ना। आज़ादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कहाँ हैं? हम भारतीय हैं ना, तो फिर ये हिंदू मुसलमान वाला धंधा कहाँ से आ रहा है यहाँ पर? कौन इसको उजागर कर रहा है? तो ये सब सीखना है। हम जिस कारण से गुलाम बने थे वो कारण अभी भी एग्जिस्ट करता है। फिर कोई आएगा, फिर गुलाम बनाएगा, फिर कोई मारेगा, हम चुपचाप मार खाएंगे। शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी इसीलिए है क्योंकि लोग शिक्षा लेता भी है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अभी हमको कुछ दिन पहले एक मामला उलझा हुआ था, इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया नाम होना चाहिए कि भारत नाम होना चाहिए? हमको एक इंसान कह रहा है, देखो इंडिया नाम अंग्रेज दिया है तो हम क्यों माने? देखो, सबसे पहली बात, तुम थोड़ा सा पढ़ो तो तुमको ये पता चलेगा कि इंडिया नाम अंग्रेज नहीं दिया है। थोड़ा सा पढ़ो, तुम बिना पढ़े कुछ भी बके जा रहे हो। इंडिया अंग्रेज दिया, इंडिया अंग्रेज दिया, बेवकूफ़। ज्ञान का भाव इतना है। अब वो इंसान बोला, और हमको बोल भी कौन रहा है? जिसको यहाँ पे ये 5 लाइन हिंदी लिखा हुआ है उसको पढ़ो तो 3 लाइन गलती पढ़ेगा वो हमको कह रहा है। ये बेवकूफ़, इतिहास हमने पढ़े हैं। तू कब पढ़ लिया इतिहास? तू पढ़ा रहा था तो ऐसा बेवकूफ़ बेहुदा जैसा बोलता कि इंडिया अंग्रेज दिया है। इडियट, ऐसा लोग है। तो सीखना क्या है, समझ में आया? सीखना क्या है? सीखना है कि देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम किताब पढ़ो, अच्छे लोगों, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब ना अंधाधुंध ज्ञानी बैठे हुए हैं फेसबुक सब पर। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अगर तुमको ज्ञान लेना है तो फेसबुक पर आओ कभी। अजीब अजीब, चाय दुकान पर जाओ। चाय दुकान पर जाता है तुम लोग? कभी कभी जाया करो, चाय पीने के लिए ना है। कहेंगे इस बार मोदी हार जाएगा, इस बार तो मोदी गया इस बार मोदी। उससे पूछो प्रधानमंत्री क्या होता है? नहीं मालूम। क्योंकि सांसद क्या होता है? नहीं मालूम। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है? नहीं मालूम। वो सभी मूर्ख और बेरोजगार है। कोई काम धंधा नहीं है तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करेगा ना। और वहाँ पे उससे मुंह लगाना मूर्खता है, ठीक है? तो इसीलिए जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग हैं ना वो इंट्रोवर्ट होते हैं। कभी तुम देखना, जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है?
वो मूर्खों की टोली में ज्ञान नहीं बांटते हैं। अब मान लो कि हम जो अभी जो इतना ज्ञान बोल रहे हैं, हम ये जाकर के फेसबुक पर बोलने लग जाए कितना लोग हमको गाली देगा। हालांकि ये तो डलाएगा वीडियो फेसबुक पर, गाली देना है तो हमको मजा आता है गाली सुनने में, ठीक है। तो समझ में आया। देखो देखो इतना पूरा कहानी कहने का मेरा और आज का जो सेशन रखने का मेरा एक ही मकसद था कि तुमको ये पता चले कि ज्ञान का सोर्स तुम्हारा सही होना चाहिए। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हम किताब पढ़ के प्राप्त करेंगे, अच्छे लोगों को फॉलो। ये व्हाट्सएप फेसबुक सबसे ज्ञान नहीं लेना। हम एक बंदा हमको फेसबुक पे मिला, क्या हुआ तुम लोगों को, बात कर रहा है, बोलो ने। हमको एक बंदा फेसबुक पे मिला वो कहता है कि देखो एक टीचर है जो बहुत दारू पीता है, लेकिन वो मैथ का बहुत अच्छा टीचर है, तो तुम हमको ये बताओ कि तुम उस टीचर के पास पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो देखो, तो हम उसको बोले कि देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, इससे पहले तुमको मालूम है कि टीचर किसको बोलते हैं? तुमको एक शिक्षक का मतलब मालूम है? तुम ये क्यों समझ रहे हो कि तुमने 5-4 मैथ का क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो तुम टीचर हो गए? किसको नहीं आता है बनाने सो कहो। एक 10वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे को हम मैथ का क्वेश्चन देंगे 10वीं क्लास का, तो नहीं बना देगा, फाड़ देगा, चीट देगा, बनाइए देगा। वो 4 प्रकाशन का मैथ बनाता है यहाँ बच्चा, धजिया उड़ा देगा क्वेश्चन का। क्या मतलब, टीचर हो गया? तो तुम्हारे मन में ये जो ख्याल बैठा हुआ है ना कि जो 4 क्वेश्चन बनाना सीख लिया वो टीचर हो गया, तुम्हारा माइंडसेट गलत है, तुम्हारा समझने का तौर तरीका गलत है, एक शिक्षक का तुम्हारा डिफिनेशन गलत है। उसको तुम सबसे पहले सही करो, फिर तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि उस टीचर के पास हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। एक शिक्षक का काम होता है किताबी ज्ञान से ज़्यादा उसको सही मार्ग पे ले जाना है, और एक शिक्षक एक बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। स्टूडेंट्स टीचर से सीखते हैं। अगर हम राउंड बाल कटा के आएंगे उचक्का जैसे, तो विद्यार्थी से इंस्पायर होता है कि हम भी ऐसा कटाएंगे। टीचर मोटिवेशन है स्टूडेंट के लिए। और अगर हम दारू पी रहे हैं और वो स्टूडेंट जान भी रहा है कि हम बहुत दारू पीते हैं, स्टूडेंट हमसे कभी मोटिवेट नहीं होगा, वो कभी जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तुम एक शिक्षक का डेफिनेशन सही करो। ये शिक्षक बने कोई भी घूम रहे हैं, तुम पहले जानो शिक्षक के बारे में, तुम पढ़ो शिक्षक के बारे में, 10-20 किताब पढ़ो। और जिसको किताब नहीं मिल रहा है, आओ मेरे पास, ले जाओ, मेरे पास किताब होते हैं जिसमें शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। और किताब खरीदने का पैसा नहीं है तो कुक्कू FM का सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसके लिए भी पैसा नहीं है तो मेरा वाला ले लो, हम अपना ID पासवर्ड दे देते हैं। लेकिन पढ़ो भाई, पढ़ो। तुम पढ़ करके बोलो, कुछ भी बोल रहे हो ना तो पढ़ के बोलो, ऐसे ही हवा में नहीं फेंकना है कुछ भी। शिक्षा का पहले मतलब वो जानेगा तब ना भाई। तो हम ये एग्जाम्पल लेकर के तुमको क्या बताना चाह रहे हैं? हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर उस पर बात उठाना। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि डिबेट करने का वो मतलब नहीं होता है। डिबेट करने का मतलब होता है तर्क के साथ बात करना, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर विकास देवकीर्ति, वो डिबेट करता है लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं हवा में कुछ फेंक देगा, हवा में कुछ फेंकने का काम है बाबा का, नेता सबका। अभी हम कल या परसों एक वीडियो देख रहे थे, उसमें तुम्हारा एक बाबा है, वो कह रहे थे ये जो तुम्हारा लहसुन है वो मल से वो पैदा हुआ है, आदमी टॉयलेट किया, उस टॉयलेट से लहसुन बना, इसलिए लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ, फिर एक दूसरा बाबा बोलता है कि जो लहसुन है ना ये कुत्ते से पैदा हुआ है, इसलिए लहसुन नहीं खाना चाहिए। फिर एक बाबा बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ना ये लहसुन, ये अमृत का छोटा सा कण है। और इन्हीं बाबा के लिए इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है, इन्हीं बाबा सब के चक्कर में इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है, और लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास ज्ञान का इतना अभाव है ना, वो समझ ही नहीं पाता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो देख, इतना सेशन में ना मैं तुमको 2 ही बात सिखाना चाह रहा हूं। पहला, पढ़ो,
पढ़ने का आदत डालो। किताब 200 300 400 500 किताब पढ़ो, किताब पढ़ने का आदत डालो। दूसरा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, निगेटिव बातों को ज़्यादा नहीं उछालना है, उससे जो सीखने वाला है वो तुम सीख लो, ठीक है। महात्मा गांधी है, तुम उसका क्रिटिसाइज करोगे, तुम्हारा इतना औकात? अभी तो बोले तुम एक पुलिस, तुम अपने एक वार्ड सदस्य के खिलाफ तुम हमको आंदोलन करके दिखाओ, तुमको पूरा पंचायत के लोग 10 जूता मारेगा तुमको, तुम महात्मा गांधी के खिलाफ बोलोगे? और जो बोल रहे हो ना वो महात्मा गांधी का देन है। महात्मा गांधी के खिलाफ जो लोग बोल रहा है ना, उसको बोलने का अधिकार महात्मा गांधी दिया है और भीमराव अम्बेडकर दिया है। नहीं तो पाकिस्तान में बोलो ना जिन्ना के खिलाफ, ठोक देगा। चाइना में बोलो ना प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठोकिए देगा, ठीक है। हल्के में ले रहे हो भाई साहब गांधी को।